गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू इंजीनियर यूपीएससी। तो आज इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज भी हमने टोटल 10 क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आइए ज़रा सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है, सही कथन का चुनाव करना है। एनी बेसेंट के बारे में आप कुछ चीज़ों पहले जान लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे, है ना। एनी बेसेंट देखना सर, आपको याद होगा 1893 में ये भारत आई हैं, है ना। तो 46 क्या लिखे वर्ष, 46 वर्ष की एज में ये कहाँ आई, इंडिया आई। इन्होंने क्या किया सर, बनारस में क्या किया इन्होंने, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की, जो बाद में चलकर बीएचयू के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ये क्या हुई सर, 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या रही, अध्यक्ष बनी। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। ठीक है, इन्होंने और क्या किया सर, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है गीता का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन किस में किया, किस नाम से, लॉर्ड्स सॉन्ग के नाम से। ठीक है, लॉर्ड्स सॉन्ग्स के नाम से। ठीक, इनकी कुछ और मैगजीन है, आपने सुना होगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, अच्छा इनके बारे में और भी आप जानते होंगे कि ये होम रूल सोसाइटी की भी संस्थापिका रही। आगे इनके बारे में आगे इनके बारे में बात करा जाए तो ये होम रूल मूवमेंट को भी रन करा रही हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ आप ये चीज़ ध्यान देना, ये थोड़ा सा कम लोग जानते हैं या बताते भी हैं। एनी बेसेंट का मानना ये था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसी के ज़रिए क्या है, तो भारत की आज़ादी दिलाई जा सकती है। भारत की आज़ादी क्या है सर, भारत की आज़ादी दिलाई जा सकती है ना। तो ये आप जरूर ध्यान देना। आइए स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, ये अध्यक्ष थी। कहाँ गया, 1907 के लिखा था ना, 19 अध्यक्ष, है ना। संस्थापिका नहीं थी, क्योंकि संस्थापिका कर्नल अलकॉट जैसे लोग थे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, है ना। तो तीसरा भी सही है, तो 1 और 3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, लोकमान्य विशेषण कब दिया जाएगा। अच्छा देखो, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है ना, ये देखो समझना है। अच्छा आप खुद बताना, बाल गंगाधर तिलक की स्वदेशी आंदोलन में बड़ी पहचान है क्या, बहुत बड़ी पहचान है क्या, नहीं है। हालांकि पहचान बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी पहचान नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन तो होगा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन होगा नहीं, तो आंदोलन क्या हो जाएगा, होम रूल, है ना। तो आप ऐसे भी जा सकते हो। अच्छा ऐसे भी जा सकते हो, स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर चलाने में, बंगाल के बाहर प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ी भूमिका तिलक की रही। और तिलक जैसे लोग, लाला लाजपत राय जैसे लोग, है ना, इसके पुरोधा भी रहे। अच्छा तिलक के साथ एक बड़ी ये बात रही कि तिलक को जब 1907 सूरत स्प्लिट हो गया, 1908 में जब वो जेल गए, तो फिर वो 14 में रिहा भी हो रहे हैं। और 14 में जब रिहा हो रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस की स्थिति बेहद ख़राब है। वहाँ केवल लिबरल्स का डोमिनेंस इंक्रीज है, और वो भी बड़े लेवल पे नहीं है। तो भाई किसी भी तरह लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में मूव करने के लिए तिलक जैसे लोगों को, एनी बेसेंट जैसे लोगों को क्या करना पड़ा, गाँव का दौरा करना पड़ा, लोकल हाटों का दौरा करना पड़ा। रिलीजियस सेंटिमेंट की भावनाओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे धार्मिक नारे के भी प्रयोग किए, और अंततः आपने देखा होगा कि होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। होम रूल मूवमेंट के स्टार्ट करने का लक्ष्य यही था कि किसी तरह पीपल को ये लगे कि हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट बना रहे। इसीलिए बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, लेकिन एकमात्र उद्देश्य पाने की ज़रूर बात की गई। तो आप देखना कि सेल्फ गवर्नेंस की बात
होम रूल मूवमेंट में की गई है। तो इसी सारी चीज़ों को उसने अच्छा जब इन्होंने ये किया तो फिर से उन्होंने स्टैब्लिश किया अपने आप को होम रूल मूवमेंट के ज़रिए कि अभी भी अच्छा होम रूल मूवमेंट जब स्टार्ट तिलक ने किया तो बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में शामिल, और यहीं पर तिलक ने ये स्थापित भी किया कि मैं अभी भी मास मोबिलाइजर हूँ। ठीक है, और इस वजह से तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया। समझ रहे हैं आप? तो ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मिलान करना है शायद। हाँ चलो, पौंडीचेरी गोवा एक तरफ कंपनी है, एक तरफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज हैं, है ना, और दूसरी तरफ उनके क्या हैं, तो उनके सेटलमेंट्स हैं। तो आइए इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। अच्छा, पौंडीचेरी के बारे में हमने बार बार ये बात कही है, कर्नेटिक वार आपको याद होगा, तो ए का तो 2 हो गया। ठीक है, अच्छा गोवा के बारे में आपको याद होगा, अल्बुकर्क पोर्टुगीज हो जाएगा तो 3 हो गया, है ना। ट्रैंकोबार आपको याद है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा किया, ट्रैंकोबार तमिलनाडु वाला एरिया, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। मद्रास आपको याद होगा, ये हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे अंग्रेज भी होता तो वो भी सही हो जाता, समझ रहे हो, मद्रास अंग्रेज भी होता वो भी सही हो जाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था? अच्छा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज ये था, आइए चेक करते हैं। राष्ट्रीय भावना में कमी। अच्छा, हमें तो बहुत समय तक ये भी नहीं पता रहता है। अच्छा, सही चीज़ें मैं बात करता हूँ, आपको बुरा लगेगा लेकिन आपकी अच्छाई के लिए है ना। देखो, हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम जिस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो वाकई सही डायरेक्शन में है। आपको पता ही है आज के समय में सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर की पूछ नहीं है, सबसे ज़्यादा रील्स वाले टीचर की पूछ है। अच्छा, वो भी ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं जो बच्चों को क्या करे, तो बच्चों पर स्ट्राइक करे। लेकिन आप बताओ, अच्छे टीचर की पूछ ज़्यादा नहीं है, हालांकि है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं है। बड़े लेवल पे किसकी? रील्स। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद ही सही डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहा है, तो इसीलिए इनकी रेलेवेंसी ज़्यादा है ना। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी 1920 और 1940 तक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे जल्दी, तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। पश्चिमी प्रशिक्षण का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइज, जब आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर मैकेनाइजेशन हुआ और वहाँ से वेपनाइजेशन हुआ, है ना। तो ये, और उसके बाद वॉर, और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि कॉलोनाइजेशन की प्रवृत्ति सामने आ गई, है ना। तो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास आधुनिक अधिकार थे, साइंटिफिक इन्वेंशन भी था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता है। ये तो आज भी है ना। तो ए बी सी तीनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं कौन सा सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। सर, फर्स्ट एंग्लो जब मैसूर वॉर हुआ, तो इसी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आपने हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स को देखा होगा। और वो स्किल्स क्या था? उसने निज़ाम और मराठों से हिडन ट्रीटी कर ली जो अंग्रेज़ों को नहीं पता चला। इसलिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो निज़ाम, मराठे और हैदर अली एक साथ हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और यहीं पर हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटली बिटिन किया, मतलब अंग्रेज़ों के साथ नहीं थे, हैदर अली के साथ थे। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। नहीं, हैदर अली का नहीं, दूसरे में अंग्रेजों के हैदर अली अकेला पड़ गए, और दूसरे में क्या हुए, अंग्रेजों के साथ निजाम और मराठे दे रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष, ये क्या कह रहा है यार? अच्छा, ये सरसन और रीजन है ना। चलो देखो, इसके बारे में बात करते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया। दूसरा क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति ने गहरी छाप छोड़ी थी। अच्छा, ये जरूर ध्यान देना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ
तो उसमें 2 ग्रुप थे, जिरोंदिस्ट एंड जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन क्लब का मेंबर रहा कौन? टीपू सुल्तान। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसी उपलक्ष्य में उसने श्रीरंगपट्टनम जो उसकी कैपिटल थी और उसी में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शासकों में कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से क्या खोले थे? सर दूतावास खोले थे। अच्छा, एम्बेसीज की बात कर रहा है, दूतावास की बात कर रहा है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसने, फिर भी इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं। टीपू सुल्तान की बात आ रही है, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ चीज़ें समझो। थोड़ा सा देखना, 1-2 दिन से कंसंट्रेशन थोड़ा कम बन पा रहा है, शायद कल एक क्वेश्चन हमने ऑप्शन गलत ही पढ़ा और इस वजह से कर दिया, है ना। तो एक मेरी ओल्ड स्टूडेंट्स है, तो पूनम नाम है उसका, तो उसने उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा सा है तबीयत वगैरह ख़राब, तो थोड़ा सा मैनेज करना, बाकी कोशिश है कि सारी चीज़ें ठीक जाएँ। नई मुद्रा माप तौल प्रणाली, माप तौल प्रणाली, है ना। तो ये इसकी शुरुआत इसने की। अच्छा, ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये ऐसा इंसान था जो अपने को सिटीजन टीपू कहता था, नागरिक टीपू कहता था। क्या कहता सर? नागरिक टीपू कहता था। इसने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया, नेवल बोर्ड का क्या किया? गठन किया, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ देख लो, एक श्रृंगेरी आपने नाम सुना होगा, तो इसकी 2 बातें सुन लो। श्रृंगेरी के जो जगत गुरु रहे, अर्थात जो शंकराचार्य रहे, उन्हीं के सम्मान में मंदिरों का इसने क्या किया? पुनर्निर्माण कराया। मंदिरों का इसने क्या किया? पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। दूसरी तरफ श्रृंगेरी के देवी शारदा मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। ये एक ऐसा रूलर हुआ जिसने कहा कि भाई हमारी सैन्य शक्ति, हमारी आर्मी तभी मजबूत होगी जब हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, ठीक है। टीपू सुल्तान ने मैसूर को साउथ इंडिया का हब बना दिया था। यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से अंग्रेज वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? वेलेस्ली क्या लेकर आया सर? वेलेस्ली लेकर आया सहायक संधि। तो बाजीराव से क्या करेगा? बाजीराव सेकंड से क्या करेगा? सहायक संधि। तो क्या स्वीकार करना पड़ेगा? सहायक संधि, ठीक है। कौन सी सहायक संधि हुई? 1802 और 3 में आपने एक याद किया होगा, ट्रीटी ऑफ बसीन हुई, और इसे ट्रीटी ऑफ बसीन में पेशवा बाजीराव सेकंड ने मराठा प्रोटेक्शन को एक्सेप्टेंस दी, और यही सबसे बड़ी डिग्रेडिंग रही, मतलब अपमानजनक रहा मराठों के लिए। और इसी के बाद आप देखोगे एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? आपने देखा होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो थोड़ा लंबा चला, लेकिन उसके बाद कंडीशन खराब हो गई। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड में तो सेकंड में ही खराब हो गई, थर्ड में तो उनको समर्पण ही करना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन क्या होगा? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ट्रीटी ऑफ बसीन। क्यों? क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई, और सालबाई की संधि और ये सारी चीज़ें, सालबाई की चूँकि संधि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी, है ना, और ये पुरंदर संधि फर्स्ट एंग्लो में सालबाई के पहले 1776 अराउंड हुई थी, है ना। चलो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बसीन की संधि। अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना रहता, पूना की संधि, तो आंसर ये हो जाता, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आंसर ये है, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। निम्नलिखित घटनाओं पर आप मैचिंग करिए, सही उत्तर दीजिए, ना, सीक्वेंस इसका अरेंज करना है। तो देखो सर, आपको मैं कहानी बताता हूँ, आप कहानी से इसको सही कर लोगे। देखो कहानी क्या है। कहानी ये है सर, मतलब स्टोरी ये है कि एक इंसान है जिसका नाम है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला क्या करता है सर? सिराज उद दौला नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बंगाल में अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके पहले जब
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ आ चुकी है और बहुत मुश्किल से सिराज बने हैं क्या, तो नवाब और इनके अंदर की जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जान रही है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि वो चंदा नगर की किलेबंदी और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है, सिराजुद्दौला को चैलेंज मिलता है। सिराज के बिना परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी करने लगती है बंगाल में और किलेबंदी करने लगती है। तो सिराज वहाँ पहुँचता है, अटैक करता है, तो कुछ अंग्रेज भाग के वहाँ से फुल्टा आइलैंड भाग जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं उसको एक छोटे से रूम में बंद कर देता है और अगले दिन वो चेक किया जाता है तो उसमें कुछ शायद 23 जिंदा बचते हैं। इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। इसी घटना को क्या कहा जाता है, काल कोठरी की घटना। तो पहला स्टेटमेंट तो यही सही होगा। ठीक है, अब सिराजुद्दौला कुछ अंग्रेज़ों को पनिश कर रहा है, कुछ भाग चुके हैं। तो फिर यहीं पर दक्षिण में एक और अंग्रेजी कमांडर है जिसका नाम है वॉटसन और वहीं पर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव से आदेश दिया जाता है कि भैया जाओ बंगाल हैंडल करो। तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन की सेना पहुंचती है अपनी पूरी पावर के साथ किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला के पास जब पहुंचती है तो सिराजुद्दौला डिफीट होता है और सिराजुद्दौला डिफीट होता है तो उसे अलीनगर की ट्रीटी करनी पड़ती है। अलीनगर ट्रीटी से वो क्या होता है सर, तो वो बहुत ज़्यादा ये अपमानजनक संधि रहती है और अंततः जब सिराजुद्दौला अपमानजनक संधि होती है, अंततः बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ प्लासी में आपको पता ही है कि मीर जाफ़र वहाँ साथ देता है और अंततः मीर जाफ़र को जब वो हटाते हैं तो फिर मीर कासिम आता है और मीर कासिम अपने आप को रियल नवाब समझता है, बट वो भूल चुका है कि उसे पपेट बनाया गया है। अंततः कंपनी और मीर कासिम में कुछ चीज़ें को लेकर, बंगाल में लेकर कुछ चीज़ों पर इशू होता है और इशू होता है तो बक्सर का युद्ध होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र की मृत्यु होती है और बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफ़र की मृत्यु होती है और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा कि अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ोगे ना सर तो यूपीएससी में फैक्चुअल की बात ही नहीं है सर। 10% का जो रेशियो है वो तुम पीवाई की यूज़ और प्रैक्टिस सेशन करते करते वो याद हो जाता है। तुम्हें इस पर तनाव ही नहीं लेना है, समझ रहे हो, लेकिन ठीक से पढ़ पाओगे तब ये संभव है। चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। आप हमें बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जो भी आपके दोस्त हैं, उनको आप ये सेशन ज़रूर शेयर करिए और ये बताइए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस चैनल को थोड़ा बड़ा करिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चैनल को बड़ा किया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए।